जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत क्या पढ़ाएंगे? बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई कार्य क्या करता है, कैसे कार्य करता है, क्या क्या कार्य होता है आरबीआई का, स्थापना कब हुआ, गवर्नर कौन थे, इसी सब विषय पे हम आज चर्चा करते हैं। तो आप लोग को हम पहले बता दें कि किस किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो हम जानेंगे आरबीआई की हिस्ट्री, जानेंगे बैंक की हिस्ट्री, जानेंगे कहाँ से ओपन हुआ बैंक, कब से हुआ, कार्य क्या करता है आरबीआई, आरबीआई से पहले कौन सा बैंक था। इसी वीडियो में इस सब में चर्चा होगी प्यारे बच्चों। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर, देर ना करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाती है तो आप लोग देखते नहीं है। तो हम पढ़ते हैं मौद्रिक, ठीक है। इसे मौद्रिक संस्थाएं भी कहा जाता है, या बैंकिंग सिस्टम कहा जाता है, या बैंकिंग सेवाएं हिंदी में कहा जाता है। इससे आप तो भला भांति परिचित हो चुके होंगे। चलते हैं अपने बारे में और बताते हैं आप लोग को बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो हम बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई पहले हम बात कर लें, उसके पहले आपको अभी थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे आरबीआई की स्थापना हुई कैसे, आरबीआई से पहले कौन सा बैंक कार्य कर रहा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना कब हुई और क्या कार्य करता है, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आरबीआई के बारे में बात करते हैं। तो 1926 में प्यारे बच्चों, 1926 में हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग सिफारिश पे आरबीआई का गठन हुआ था। 1926 में हिल्टन यंग के कमीशन के तहत आरबीआई का गठन हुआ था। ये समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हिल्टन यंग कमीशन पूछेगा या सिफारिश पूछेगा तो किसके? हिल्टन यंग कमीशन पे, ठीक है। 1926 में गठन हुआ था, ये जान के आपको कमीशन या सिफारिश, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट हम पॉइंट वाइज बताते चलेंगे ताकि आप लोग को याद रहे। पूरा डीपली एक एक चीज बताएंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज बताते रहेंगे तो आप लोग को ज्यादा याद रहेगा। अगर हम थ्योरी पैराग्राफ जैसे बता देंगे तो आप कुछ पढ़ेंगे कुछ दिन में भूल जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं आरबीआई के एक्ट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट एक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिनियम। तो एक क्या रहता है? 1934, ठीक है, 1934 1934 के अधिनियम के तहत चलता है, ठीक। हिंदी में भी लिखते हैं, अधिनियम के तहत चलता है, ठीक है। जान पाए कि नहीं जानते? अभी आप लोग को बताएंगे, जिस बैंक की हिस्ट्री में बताएं, बोले ना पहले परिचय में, तो भी आपको लास्ट में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ाएं मौद्रिक संस्थाएं, तो थोड़ा चीजें पढ़ लिया जाए, ठीक। ये चीजें हुई। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट ये है आरबीआई की स्थापना कब हुई भैया। अभी आरबीआई की स्थापना बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो आप लोग को हम बताते चलते हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1935 में हुआ है, ठीक। 1935 में आरबीआई का हुआ है, ठीक। चौथा पॉइंट आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। चौथा पॉइंट आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ है, ठीक। राष्ट्रीयकरण हुआ है, याद रखिएगा ऐसा पॉइंट। 1949 में राष्ट्रीयकरण इसका हुआ है। यहां तक बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखते हैं, वीडियो दिख रहा है साहब आप लोग को? हाँ, बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये थी कुछ प्रमुख चीजें। अब हम बात करते हैं, आप लोग जानते हैं जैसा कि देश आजाद नहीं था उससे पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, और देश के आजाद होने के बाद कौन गवर्नर बने, तो इसके बारे में अगर आप पूछता है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो गवर्नर कौन थे, तो असबरन स्मिथ थे भैया। कौन? असबरन स्मिथ इनका नाम था, ठीक। पूछेगा स्वाधीनता मतलब देश आजादी के प्राप्ति के बाद गवर्नर कौन थे, प्रथम गवर्नर, तो याद रखिएगा सीडी देशमुख। कौन भैया? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख थे, ठीक है। सीडी देशमुख थे। ये आरबीआई की कुछ बेसिक जानकारी हो गई, ठीक। बैंकिंग सेक्टर हम पढ़ रहे हैं तो आरबीआई की कुछ बेसिक जानकारी हो गई है आप लोगों को। इसके प्रथम गवर्नर थे, कार्य क्या है, हाँ थोड़ा और चीज और बता दें, ठीक है। आरबीआई के मतलब जो कार्यकाल किसी गवर्नर का होता है, कार्यकाल
क्या भैया, कार्यकाल या समय अवधि, जो जॉब की अवधि उस समय अवधि, ठीक है। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, लेकिन सरकार चाहे तो इनकी कार्यकाल अवधि को बढ़ा सकती है, इच्छा अनुसार बढ़ा सकती है। एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है, एक गवर्नर होता है, और चार क्या होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं भैया, ठीक, डिप्टी गवर्नर। तो जाइए सही लिख दे, थोड़ा हिंदी में लिखना, डिप्टी, 4 डिप्टी गवर्नर इसके होते हैं, ठीक, 4 डिप्टी गवर्नर। कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। आरबीआई 1 रुपए के नोट पर अपना हस्ताक्षर नहीं करता है, उस पर कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है, ठीक। 1 रुपए के नोट पर, 1 रुपए के नोट पर आरबीआई का क्या नहीं होता भैया, नोट पर हस्ताक्षर नहीं होता, ठीक, हस्ताक्षर नहीं होता है। कौन करता है, नहीं होता, कौन करता है, वित्त मंत्रालय, ठीक, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय इस पे हस्ताक्षर करता है, ठीक। कार्यकाल कितना होता है, ये बता दिया, अवधि हो गया, ये चीजें हो गई आरबीआई के बारे में। ये बेसिक जानकारी है, बेसिक जानकारी है ये। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हालांकि जानते हैं तो ठीक है, दोबारा रिवीजन हो जाएगा। अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए वीडियो होगा। ये सब आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। कार्यकाल क्या है, कार्य क्या है, आरबीआई के गवर्नर कौन थे, ये तो हम चीजें आप लोग को बता दिए, कब कब क्या हुआ, ठीक। अब हम बात करते हैं और थोड़ा चीज बात करेंगे अभी, ठीक है। हाँ, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या था, ठीक, फाइनेंशियल ईयर क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करते हैं। ठीक, पहले फाइनेंशियल ईयर क्या था, 1 जुलाई से लेकर जून तक था। कब तक था, जून तक था। 1 जुलाई से लेकर जून तक था, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर जून तक था, 30 जून तक था। जून कब तक था, 30 जून तक था, ठीक है, 30 जून तक था। लेकिन 2021 में इसे बदलकर, ठीक, कब कितना कर दिया, 1 अप्रैल से 31 मार्च कर दिया है, ठीक। ये सब चीजें याद रहना चाहिए आपको। हाँ, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कमेंट कर, अगर हम बता देंगे आप लोग को तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, ये आप लोग के लिए वर्क है, क्वेश्चन है, ठीक। आप लोग इसे बताइएगा जरूर। ये चीजें हो गई आरबीआई के बैंकिंग सिस्टम में, ठीक। चलो हम मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और बताते हैं आप लोग को। ये सब चीजें पता चला, दिख रहा है वीडियो? हाँ दिख रही है, ठीक है। अगर दिख रही है तो वीडियो ये चीजें हो गई, मिटाते हैं। फिर आगे आप लोग को बहुत ही आसान परिभाषा के साथ आप लोग को स्पष्ट कर देंगे। एक बार दोबारा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक बार बढ़िया से वीडियो देख लेते हैं, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आप लोग को नहीं पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आरबीआई के कार्य क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के कार्य क्या है, इनका काम क्या है आरबीआई का, चलो बात करते हैं एक एक करके। आरबीआई का काम क्या है, ठीक, बात करते हैं आरबीआई का वर्क, आरबीआई काम, ठीक। आरबीआई के वर्क लिख देते हैं, क्योंकि वर्क एक एक हम बात करते हैं। आरबीआई के वर्क पहले नंबर में आता है क्या, नोट छापना, नोट छापना। आरबीआई को नोट छापने के लिए एकाधिकार प्राप्त है। भारत में कोई अन्य बैंक या कोई अन्य व्यक्ति नहीं छाप सकता है। क्यों नहीं छाप सकता है,
क्योंकि आरबीआई को एकाधिकार प्राप्त है। और इस साल में आप लोग को बता दें कि आरबीआई नोट तभी छाप सकता है जब उसके पास 125 करोड़ गोल्ड और 85, ठीक है, और 75% का क्या होनी चाहिए, नहीं 115 करोड़ की गोल्ड और 85 करोड़ की प्रतिभूतियां होती है, लिख देते हैं। ठीक, नोट कब छाप सकता है, अब उसके पास 115 करोड़ की क्या होनी चाहिए, गोल्ड होनी चाहिए, गोल्ड करोड़ में, ठीक है। दूसरा 85% सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी या बॉन्ड होनी चाहिए, तब वो नोट इशू कर सकता है। इसे एकाधिकार प्राप्त है, ठीक है, एकाधिकार, और कोई नोट को इशू छाप नहीं सकता है, ठीक है। ये प्रमुख कार्य हो गया आरबीआई का। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम, ये बैंकों का बैंक है, क्या है भैया, बैंकों का, ये क्या है, बैंकों का बैंक है। बात करते हैं बैंकों का बैंक क्या होता है। हाँ तो बहुत ही आसान भाषा में बात करेंगे, बैंकों का बैंक क्या होता है। प्यारे बच्चों, जैसे आप लोग समझ रहे हैं बैंकों का बैंक, मान लीजिए एक आरबीआई है, तो भारत में कितने बैंक हैं, तमाम जितने भी प्रकार के बैंक हैं, हम नाम आपको गिना देंगे अभी। जैसे आप बात करते हैं सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सबके बारे में बताते हैं, अभी सबके बारे में बताते हैं। व्हाइट एटीएम क्या होता है, ब्राउन एटीएम क्या होता है, सबके बारे में, एनबीएफसी क्या होता है, ये सब चीजें हम आप लोग को बिल्कुल बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में। बैंकों का बैंक क्या होता है, बैंक के पास जितना भी मनी का सरप्लस होता है, मनी का रेगुलेट होता है इकोनॉमी में, वो सब पे नियंत्रण किसका होता है, आरबीआई का होता है। किसी देश में एक आरबीआई बैंक होता है, लेकिन यूएसए में 12 केंद्रीय बैंक है, 12 सेंट्रल बैंक है, ठीक। तो बैंकों का बैंक होता है, सब बैंकों को उधारी ही देता है, ठीक। ये सब चीजें आप समझिए। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। हाँ, तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, थोड़ी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे एनबीएफसी, एनबीएफसी पर भी नियंत्रण करता है। एनबीएफसी क्या होती है, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एनबीएफसी पर भी नियंत्रण करता है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ठीक, फाइनेंस कंपनी है, वित्तीय समावेशन को मतलब बढ़ावा देता है, ये सब कंपनियां, उसे भी नियंत्रण करती है। मनी, ठीक है, जैसे पैसा कहाँ देना कहाँ लगाना है, जितना भी लेन देन होता है वो सब आरबीआई के पास होता है, ठीक। ये जान के एनबीएफसी के बारे में। अभी और डिटेल में आप लोग को बता देंगे, और डिटेल में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है क्या, इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करता है। मुद्रास्फीति क्या, महंगाई, एक भाषा में बात करें तो महंगाई को कंट्रोल करता है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करता है। मुद्रास्फीति के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मुद्रास्फीति होता क्या है, महंगाई होता है, आप लोग समझिए महंगाई होता है, अभी आगे हम आप लोग को एकदम बढ़िया समझा देंगे, ठीक। महंगाई को कंट्रोल करता है, ठीक, ठीक। और जो मतलब विदेशी भंडार होते हैं, विदेशी भंडार मतलब, पांचवा पॉइंट आता है, मतलब जो विदेशी डॉलर कौन रखता है, तो आरबीआई ही रखता है। जैसे कोई देश में हम आयात निर्यात कर रहे हैं तो विदेशी डॉलर किसके पास होगा, ठीक, विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा पर नियंत्रण रखता है, ठीक है, नियंत्रण रखता है, ठीक है। सुनना, विदेशी मुद्रा को भी वो नियंत्रण रखता है, उसके पास कितना रिजर्व है उसके बारे में, ठीक है, वो भी नियंत्रण रखता है आरबीआई। ये हो गए कुछ प्रमुख कार्य, जैसे सीआरआर, एसएलआर, ये सब बढ़ाता कब है घटाता कब है, इसी का काम है। लेकिन अभी उसे हम डिटेल में बताएंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मतलब ये कैसे होता है, काम कैसे होता है, ठीक है। क्वांटिटिव क्या होता है, क्वालिटिव क्या होता है, मात्रात्मक क्या होता है, इसके सब के बारे में चर्चा करेंगे।
समझ पाए। वर्क में बैंकों का बैंक होता है एनबीएफसी, मुद्रास्फीति, मतलब जो बैंकिंग सिस्टम प्रणाली है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मौद्रिक नीति बनाता है, ये सब जो कार्य करता है आरबीआई करता है। आप और भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जानकारी थी आप लोग को हम बता दें, ठीक है। जो ये सब चीजें होती हैं आरबीआई के बारे में। अब हम बात करते हैं एसडीआर, ठीक, एसडीआर हम बात करेंगे। एसडीआर ये क्या है? एसडीआर आईएमएफ का मुद्रा है, ठीक, जिसे कहा जाता है किसे? हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी या गरम मुद्रा, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं गरम मुद्रा, इंग्लिश में कहते हैं हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी के अंतर्गत हम क्या रखते हैं? जैसे जापानी येन, जापानी, ठीक, जापानी येन, जापानी येन, यूरो, डॉलर, ठीक, पाउंड, ठीक, एक और होता है जापानी येन, चाइना का कुछ होता है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बैकेट में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, वो बता देंगे। हाँ, रेन, ठीक, ठीक, इसको हिंदी में कहते हैं रेन, देख लेते हैं थोड़ा सा, रेन, हाँ रेन बी, ठीक, रेन मिनी बी, ठीक, ये होती है, ये चाइना का है, ठीक। ये सब क्या होते हैं? हॉट करें, हॉट नहीं, ये स्ट्रोंग, स्ट्रोंग करेंसी, स्ट्रोंग, सॉरी, स्ट्रोंग, ठीक, स्ट्रोंग जिसे कहा जाता है ग्राम मुद्रा, ठीक, स्ट्रोंग करेंसी है। स्ट्रोंग करेंसी क्या है? अब इसके बारे में थोड़ा बात कर ले। स्ट्रोंग करेंसी क्या होते हैं? अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में बात करें प्यारे बच्चों, तो इनकी पूर्ति कम होती है, डिमांड ज्यादा होता है। क्या? आपूर्ति कम होती है, डिमांड ज्यादा होता है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोंग करेंसी या हार्ड करेंसी कहते हैं, ठीक, स्ट्रोंग करेंसी या हार्ड करेंसी कहते हैं। और सॉफ्ट करेंसी किसे कहते हैं? इसकी पूर्ति ज्यादा होती है लेकिन डिमांड कम होती है, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट करेंसी कहते हैं, ठीक। ये सब चीजें समझ में आ गई। अब फिर भी कोई डाउट होगा तो हम आप लोग को और बता देंगे, मतलब आज सास पढ़ाना हो तो बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा, लेकिन हम आप लोग को केवल बेसिक जानकारी बताया, नहीं आप लोग को लगेगा कि क्या बता रहे हैं, क्या क्या चीजें बता रहे हैं, तो इतना सब नहीं बताएंगे, ठीक। ये चीजें होती है। सॉफ्ट करेंसी, हार्ड करेंसी किसे कहा जाता है, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हार्ड करेंसी नहीं, पहले कहते हैं हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी आप जान गए, जापानी येन, जो मतलब इसकी क्या होती है? डिमांड ज्यादा कम होती है, सप्लाई कम होता है, साधारण भाषा में उसे हॉट करेंसी। शॉर्ट करेंसी किसे कहते हैं? सप्लाई ज्यादा होता है लेकिन डिमांड कम होता है, शॉर्ट करेंसी हो गई। हॉट करेंसी क्या होती है? हॉट करेंसी के बारे में बात करें प्यारे बच्चों, मान लीजिए आप यूएसए का कोई कंपनी है, आईफोन कंपनी, भारत में एक बार इन्वेस्टमेंट किया, आईफोन का मतलब इन्वेस्ट किया, फैक्ट्री लगाया आईफोन का, ठीक, वहां आईफोन सेल कर रहा है। अचानक क्या हो, उसे लॉस हो रहा है, घाटा हो रहा है। जब एक बैग वो अपने भारत से दूसरे देश में जब उत्थान कर देता है, ठीक, प्रवास कर जाता है, तो उसी को कहा जाता है हॉट करेंसी। एक बैग इकोनॉमी से अपनी डॉलर को लेकर चला जाता है, तो इकोनॉमी ग्रोथ की ओर से झुक जाती है, ठीक है, ग्रोथ पर नहीं टिक पाती है, इसी को कहा जाता है हॉट करेंसी, ठीक। ये सब चीजें आप लोग जानेंगे, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग बताते रहते हैं ताकि आप लोग जानते रहो, ठीक। ये सब चीजें हैं। अब बात करते हैं आगे हम, इतने से थोड़ी काम होगा, पढ़ना तो बहुत पड़ेगा ना, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। ये सब चीजें हो गई बैंकिंग सिस्टम में। टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग सेवा या मौद्रिक संस्थाएं, ठीक। याद रखिएगा, कोई कुछ पूछे तो आप लोग बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आरबीआई की नीति के बारे में, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आरबीआई की नीति, आरबीआई पॉलिसी, आरबीआई फुल फॉर्म जानते हैं ना, कुछ लोग नहीं जानते, आरबीआई लिख रहे हैं, आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक होता है, ठीक, भारतीय रिजर्व बैंक होता है आरबीआई की फॉर्म, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, याद रखिएगा। अब चलते हैं इसकी पॉलिसी नीति के बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई दो प्रकार की पॉलिसी बनाता है, कौन कौन प्यारे बच्चों? दो प्रकार की पॉलिसी बनाता है, ठीक है। एक को कहते हैं मात्रात्मक,
ठीक, मात्रात्मक, मात्रात्मक, दूसरा है गुणात्मक, गुणात्मक, ठीक, गुणात्मक। इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव, इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंट है, हम बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बता देंगे। आरबीआई पॉलिसी कब बनाता है, ठीक। चलते हैं बात करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें बात करते हैं मात्रात्मक में, ठीक, थोड़ा चीजें आपको विस्तार में बताना पड़ेगा, ठीक। जैसे इसमें रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक, ओएमओ, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक। ओएमओ क्या होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। एमएसपी, एमएसपी, ठीक। अब हम थोड़ी चीजें इसके बारे में जान लेते हैं मात्रात्मक में। मात्रात्मक में हम प्रयोग कब करते हैं, क्या जरूरी है हमें प्रयोग करने के लिए, कब हम मात्रात्मक लगाते हैं, कब हम गुणात्मक लगाते हैं। जब देश में विकास करना हो, अच्छी स्थिति पैदा करनी हो, तो मात्रात्मक का हम प्रयोग करते हैं, गुणात्मक का करते हैं, सॉरी। जब हम देश में अच्छी स्थिति को लाना हो, अच्छी चीजों को लाना हो, तो हम गुणात्मक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, गुणात्मक का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक। अब हम बात करते हैं मात्रात्मक की। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट, ओएमओ। रेपो रेट क्या होता है प्यारे बच्चों, जब बैंक के पास पैसा खत्म हो जाती है, कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, तरलता खत्म हो जाती है, जब वो आरबीआई से 14 दिन के लिए जब पैसा लेता है, उसे कहा जाता है रेपो रेट, ठीक, रेपो रेट। क्योंकि बैंक के पास डिमांड है, लोग अपनी पैसा मांग रहे हैं, उसके बाद पैसे उन्हें देगा कहाँ से, तो आरबीआई से जब पैसा लेता है उसे कहा जाता है रेपो रेट, ठीक, 14 दिन के लिए। वो एमओ क्या होती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन इसे कहा जाता है, खुले बाजार की प्रक्रिया। जब क्या होती है, मंदी की स्थिति होती है बाजार में, ठीक है, नहीं मान लीजिए महंगाई है, बहुत ज्यादा महंगाई है, तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है, लोगों के पास तरलता को खत्म करने के लिए बॉन्ड सिक्योरिटी अपनी बेचती है कि आप इतना लीजिए 10% पे, आपको 12%, 15% पे आपको इन रिटर्न देंगे, तो उसे कहा जाता है एमओ। अब वही मतलब क्या होती है, मंदी की स्थिति होती है, तो वही सरकार आपको वापस कर देती है, आपको पैसा दे देती है। तो ऐसी स्थिति देश में बनी रहती है, संतुलन की स्थिति, इक्विलिब्रियम बना रहे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु बना रहे, यही कार्य करता है ओएमओ। रिजर्व रेपो रेट, अब वही सेम चीजें क्या से, अब मान लीजिए महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है भारत में, लोग के पास तरलता है, कोई चीज 10 रुपए की है, अगर वो 20 मांगेगा दुकानदार, तो आप 20 दे देंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है, पैसा नहीं देगा तो कहाँ देंगे, तो आरबीआई अपने पास बैंकों का पैसा रख लेता है, उसे कहा जाता है रिजर्व रेपो। एमएसपी क्या होता है, ओवरनाइट के लिए, एक दिन के लिए जब बैंक लोन देता है, आरबीआई अपने बैंकों को लोन देता है, ठीक है, उसे एमएसपी कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा, ठीक है। सीमांत अस्थायी, सीमांत मतलब बहुत कम समय के लिए सुविधा दी जाती है, उसी को सीमांत अस्थायी सुविधा कहा जाता है प्यारे बच्चों। हालांकि आप लोग समझ रहे होंगे, अगर ना समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, आप लोग को बताते रहेंगे ये सब चीजें। आप पढ़ रहे हैं मौद्रिक संस्थाएं, तो चीजों को पढ़ते रहिए, ये सब चीजें आप लोग जान पाए। हम बात करते हैं मात्रात्मक के बारे में। मात्रात्मक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हीरो यहाँ पे लाएं, बनाते हैं इसका पॉइंट, और चलिए थोड़ा बात करते हैं CRR, ESLR, ठीक, CRR, ESLR, रेपो रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, बैंक रेट हो गया, एमएसपी, ठीक, बैंक एसएलआर, CRR, ये मात्रात्मक के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक, ये हम मात्रात्मक के रखते हैं। ये साल क्या होता है, CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है प्यारे बच्चों, कैश रिजर्व रेशियो होता है जो बैंक आरबीआई के पास 4% रखते हैं, कुल जमा की राशि को अनुपात में से 4% आरबीआई के पास रखते हैं, उसे कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक। कैसे लगा होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, मतलब बैंक अपने पास रखता है गिरवी, जैसे आप लोन लेने गए तो गिरवी आप कुछ लेंगे,
क्या एसएलआर में रखता है? 18% गुड्स रखता है, वस्तु रखता है, ठीक है। जैसे क्या हो गया, डॉलर हो गया, सोना चांदी हो गई, गोल्ड हो गए, ठीक है, वो बैंक अपने पास रखता है, ठीक है। विदेशी मुद्रा हो गई, वो अपने पास में इन्वेस्टमेंट करके रखता है, ठीक है। इसे ऐसा कहा जाता है। रेपो रेट तो वहाँ बता दिए हैं। बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वही रेट होता है जो आरबीआई अपने अन्य बैंकों को जिस दर पे ब्याज देता है या ऋण प्रोवाइड करता है उसे हम बैंक रेट कहते हैं। समझ में? एमएसपी वही है यार, ओवरनाइट डे के लिए ये दिया जाता है। ये हो गई आरबीआई की पॉलिसी, जिससे मौद्रिक नीति बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या, किससे मौद्रिक नीति में आरबीआई की पॉलिसी में क्या पढ़े हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक, इसे कहा जाता है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति, ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी से कहा जाता है मौद्रिक नीति, ठीक है। ये याद रखिएगा, मौद्रिक नीति में हम ये चीजें पढ़ते हैं। पता चला? पता चला? ना चला हो तो किससे बता देंगे भी, ऐसे मत दीजिए, लेकिन पढ़िए जरूर, क्योंकि चीजें पढ़ने चाहते हैं, ठीक है। चीजें पढ़ने चाहते हैं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा कोई चीज। और हमेशा बुक रीडिंग करनी चाहिए, लेकिन आप लोग वीडियो ही देखिए, आप लोग बुक रीडिंग करेंगे नहीं, ठीक है। बुक रीडिंग करने ज़्यादा आती है, लेकिन आप लोग करेंगे नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग के लिए है ना, बताएंगे सब चीज़ें बिल्कुल आसान परिभाषा में, और आसान चीज़ बता देते हैं ताकि आप लोग एक बार देख ले तो आप लोग को याद रहेगा, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा प्यारे बच्चों। ये सब चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं बैंक ऑफ हिस्ट्री की। क्या बात करेंगे? बैंक की हिस्ट्री की। पहले हमारा आरबीआई आपको बता दिए, ठीक है, आरबीआई बता दें ताकि आप लोग समझें। आप जो इकोनॉमिक का छात्र नहीं होगा, बैंक के बारे में नहीं जानना होगा तो उसे कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे बैंक ऑफ हिस्ट्री। बैंक की हिस्ट्री क्या है, ठीक है, बैंक की हिस्ट्री क्या है। तो हम मिटाते हैं टॉपिक ऊपर का, क्योंकि हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ तो रहे थे, लेकिन हम पढ़ेंगे अब बैंक ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। बैंक का इतिहास बात करते हैं। बैंक का इतिहास, बैंक का इतिहास, ठीक। क्या पढ़ेंगे? बैंक ऑफ हिस्ट्री, इंग्लिश में कहते हैं बैंक ऑफ हिस्ट्री। राइटिंग नहीं आती है मेरी, यही तो सबसे बड़ी कमी है, लेकिन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मैं बोलता रहता हूँ ना तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। राइटिंग नहीं आती है मेरी कमी है, आप लोग का आना चाहिए, ठीक। ये चीजें हो गई। अब पढ़ रहे हैं बैंक ऑफ हिस्ट्री। अब हम बात कर रहे हैं भारत की सर्वप्रथम बैंक कौन थी, ठीक है। अलेक्जेंडर कमीशन के तहत जिसकी स्थापना हुई थी, अलेक्जेंडर कमीशन 1770 में, उसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक, अलेक्जेंडर कंपनी के तहत हुई थी, ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक की हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान सर्वप्रथम बैंक था 1770 में। उसके बाद पीएनबी आया और भी आए। अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई जो बैंक थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापना की गई थी, वो 3 बैंक की बात करते हैं। कौन कौन? वो 3 बैंक की बात करते हैं, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापना कौन कौन था? पहले बात करते हैं बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ कलकत्ता, ठीक। दूसरा बैंक ऑफ बम्बे, बैंक ऑफ बम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। तीसरा है बैंक ऑफ
बैंक ऑफ मद्रास। तीसरा क्या है प्यारे बच्चों, बैंक ऑफ मद्रास। अब स्थापना कब हुई थी, डेट लिख देते हैं हम, ठीक है, डेट इसका लिख देते हैं इन लोग की 1806 में, 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता, 1840 में बैंक ऑफ बम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापना की गई 3 बैंक थी। क्या थी, ये 3 बैंक थी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के द्वारा, ये 3 बैंक थी, ठीक है, ये 3 बैंक थी। अब हम बात करते हैं इन तीनों बैंक का विलय किस में हुआ, ठीक है, इन तीनों बैंक का विलय किस में हुआ, ठीक, बात कर लेते हैं। इंपीरियल बैंक का आप नाम सुने होंगे, इंपीरियल बैंक, कौन से बच्चे, इंपीरियल, इंपीरियल, ठीक, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक 1921 में इसकी स्थापना होती है। इंपीरियल बैंक क्या है, इंपीरियल बैंक 1921 में स्थापना होती है और तीनों बैंक इसमें क्या होती है, मर्ज हो जाती है, मतलब इसमें विलय हो जाती है, इसमें से क्या कहा जाता है, मर्ज का, इसी में तीनों विलय होकर एक बैंक की स्थापना किया जाता है। क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, एक बैंक का स्थापना किया जाता है। क्या किया जाता है, एक बैंक की स्थापना किया जाता है 1921 में, नहीं दिख रहा है, चलिए 1921 में 3 बैंक को छोड़कर एक बैंक की स्थापना की जाती है, इंपीरियल बैंक, ये तीनों बैंक का विलय होता है। हाँ, अब बात करते हैं, अब इससे पहले तो आरबीआई आप बता दी, आरबीआई बता दी क्योंकि आप लोग समझ नहीं रहे हैं। अब आरबीआई बना कैसे, इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा, ठीक। इंपीरियल बैंक अच्छे से कार्य नहीं कर पा रहा था, लोग इस पर भरोसा नहीं था, लोग मतलब कार्य कुशलता नहीं था, ये अपनी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पा रहा था, इसलिए आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है, इसलिए आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये 1955 में एसबीआई में कन्वर्ट हो गया, विलय हो गया, जो वर्तमान समय में है, ठीक है। आरबीआई सार्वजनिक बैंक है, ठीक है, एसबीआई में कन्वर्ट हो गया 1955 में। ये थी बैंक की कुछ हिस्ट्री, ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक, ये आप समझ गए होंगे। हाँ, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक। जिसकी संपत्ति 2 करोड़ तक थी, 2 करोड़ थी, उसे हम किस में करते हैं, शेड्यूल बैंक या नॉन शेड्यूल, शेड्यूल बैंक के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, शेड्यूल बैंक के अंतर्गत। जिसकी संपत्ति इससे कम थी उसे हम नॉन शेड्यूल में रखते हैं। वर्तमान समय में 12 सार्वजनिक बैंक, वर्तमान समय में 12 सार्वजनिक बैंक हैं, ठीक है, चीजें याद रखिएगा। शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक, जैसे 2 करोड़ की संपत्ति थी 1980 में, उसे हम शेड्यूल बैंक के अंतर्गत रखते हैं, नॉन शेड्यूल के गैर अनुसूचित, ठीक है, इसे हम नॉन शेड्यूल के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। जिसकी और ऐसा माना जाता है आरबीआई के जो द्वितीय, याद नहीं आ रहा, बता देंगे, लेकिन जो आप लोग को याद आ रहा होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। ये थी बैंक ऑफ हिस्ट्री, ये सब चीजें थी। आप लोग को कितना समझ में आया, क्या समझ में आया, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। अब आप लोग को डेली रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।